जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा रेस्टिव हो चुका है। हाल ही में बलूचिस्तान की तरफ से दो बड़ी खबरें आईं। पहली खबर ये थी कि वहाँ पर बलूचिस्तान के लोग गुहार लगाकर भारत से मदद मांगते हुए ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद कराने में भारतीय लोग हमारी मदद करें। और दूसरी चीज़ ये थी कि बलूचिस्तान की परिस्थिति आज कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान कुछ ही समय का मेहमान है पाकिस्तान के कंट्रोल में, और बहुत ही जल्द बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ये खेल के पीछे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस हैं, और इन प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस के तहत बलूचिस्तान लंबे समय तक पाकिस्तान के पास नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में खेल हो क्या रहा है, आगे ये खेल हो क्या सकता है, और हम भारत के नागरिक अपने बलूच भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान को आफ्टर ऑल कंट्रोल करना क्यों चाहता है? सबसे पहली चीज़ को समझिए कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी जो अफ़गानिस्तान, भारत और ईरान के बीच में एक ब्लॉक था लैंड का, एक अलग देश था एक समय पर। पाकिस्तान जैसे देश ने उसको इल्लीगली ऑक्यूपाई किया, जिस तरीके से चीन ने तिब्बत को इल्लीगली ऑक्यूपाई किया। इल्लीगली ऑक्यूपाई करने के बाद वहाँ पर उसने एक फोर्सेबल कंट्रोल बनाया। बलूचिस्तान में 6% पॉपुलेशन रहती है पूरे पाकिस्तान की। इसके बावजूद ये इलाका पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान में एक जगह है सुई, जहाँ पर गोल्ड, कॉपर और नेचुरल गैस है। और इतनी नेचुरल गैस कि आप सोचिए कि 70% पाकिस्तान की बिजली की रिक्वायरमेंट आज की डेट में नेचुरल गैस से आती है, जो बलूचिस्तान में पाई गई है। पाकिस्तान में यदि इस पॉइंट से सोच के देखिए कि बलूचिस्तान में कोई गतिविधि हो और कल को बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाए, तो 70% पाकिस्तान की जो बिजली की उत्पाद जो बलूचिस्तान से होते हुए पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही है, पाकिस्तान में बिजली ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक जगह है बलूचिस्तान में हरमाई, वहाँ पर कोयला पाया जाता है। इस कोयले का निकाल कर उत्पाद करके वहाँ से उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में बेचने का कार्य पाकिस्तान करती है। तो एक चीज़ तो तय है कि पहला फैक्टर कि बलूचिस्तान के ऊपर कंट्रोल क्यों रखना चाहती है पाकिस्तान, क्योंकि आज उसकी बिजली, उसके रिसोर्सेज, गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से पहली बात तो वो कंट्रोल रखना चाहती है। दूसरा फैक्टर ये है कि बलूचिस्तान के पास समुद्री इलाके में ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है इस समय चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। कराची पोर्ट सैचुरेट हो चुका है। कासिम पोर्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट है। पाकिस्तान के पास यदि कोई तीसरा पोर्ट बचता है तो वो ग्वादर है। ग्वादर, कराची और कासिम 3 पोर्ट मिलकर पाकिस्तान के 70% ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को मैनेज करते हैं। इस रीज़न से ग्वादर को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर कासिम पोर्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट है, जहाँ पर कराची सैचुरेटेड पोर्ट है जिसमें कुछ नए जेटीज़ नहीं बनाए जा सकते, ग्वादर एक ऐसा पोर्ट था जिसको चाइना ने पहली बात तो डेवलप किया। चाइना ने ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप क्यों किया, उसके पीछे को भी आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पोर्ट बलूचिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान में चाइना ने इसलिए डेवलप किया क्योंकि चाइना आज की डेट में जब वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट के देशों से अपने ऑयल, गैस और रिसोर्सेज को लेकर चीन की ओर समुद्री इलाके से जाता था, तो उसको इंडियन ओशन के थ्रू होते हुए जाना पड़ता था। इंडियन ओशन में उसको मलक्का स्ट्रेट को पार करना पड़ता था। मलक्का स्ट्रेट के जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में भारत ने अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विसेज कमांड के तहत चीन की गतिविधियों पर नज़र रख रखी थी। अमेरिका, भारत, फ्रांस, इजराइल, ऐसे सारे देश आज की डेट में भारत के साथ नेवल एक्सरसाइजेज करके मलक्का स्ट्रेट में एक दबदबा बनाने की कोशिश करते रहे हैं। चीन ने इस पॉइंट को देखकर एक मलक्का डिलेमा बना लिया है। मलक्का डिलेमा का मतलब ये है कि चीन को हमेशा से ये लगता था कि भारत की मलक्का स्ट्रेट से जो प्रॉक्सिमिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को भारत इस चोक पॉइंट को, जो कि समुद्री लेवल पर मलक्का स्ट्रेट है, अगर उसको ब्लॉक कर दे तो मेरा सारा व्यापार जो आज की डेट में मिडल ईस्ट से होता है, अफ्रीका से होता है, कहीं वो चोक ना हो जाए। तो भारत के हाथ में क्योंकि ये चोक पॉइंट था जिसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, इस रीज़न से इस मलक्का स्ट्रेट के इस डिलेमा को मिटिगेट करने के लिए चीन ने गतिविधियों के तहत
एक रणनीति बनाई और उसने सारा फोकस रखा ग्वादर पोर्ट पे। अब चीन आज की डेट में अफ्रीका से और साथ ही में मिडल ईस्ट के देशों से सामान खरीद कर उसको सीधा ग्वादर पोर्ट लाकर वहाँ से लैंड कॉरिडोर के तहत, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ से ले जाकर वो सीधा उसको जिंजियांग प्रोविंस में अपने कशगर में ले जाता है और इंटीरियर चाइना में वहाँ से पहुँचा देता है। चाइना के इनर मंगोलिया के एरिया में, जो कि ऐसा एरिया है जो कि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पर सारा रिसोर्स जब पहुँचता है तो चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे चलती है। इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए कि कल को बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है, जो कि चंद दिनों का मेहमान है पाकिस्तान के साथ, तो चाइना का ये जो ग्वादर पोर्ट का एक्सेस जाएगा, इस ग्वादर पोर्ट के एक्सेस से चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमी पर कितनी बड़ी आंच आएगी। और चाइना के पास उसके बाद रिकोर्स बचेगा फिर से वापस मलक्का स्ट्रेट का, क्योंकि या तो फिर दूसरा विकल्प है कि ईरान का प्रयोग करते हुए यूरेशिया की टेरिटरी से चीज़ों को लेकर सेंट्रल एशिया के देशों से निकालकर एक नए कॉरिडोर को बनाकर चीन पहुंचाइए। चीन आज की डेट में उतना पैसा, उतनी पावर नहीं रखता कि जिसकी वजह से वो इस जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करे, जिसके तहत वो ये प्रकार के एक नए प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाए। तो ग्वादर जो सेकंड लेवल पर बलूचिस्तान में है, चाइना के लिए इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान इसलिए आज की डेट में बलूचिस्तान को कंट्रोल पे रखना चाहता है। और तीसरा फैक्टर है कि पाकिस्तान को ये बात पता है कि यदि बलूचिस्तान में कोई गतिविधि हुई और बलूचिस्तान में किसी प्रकार के इंडिपेंडेंस मूवमेंट या स्ट्रगल को आज कोई बढ़ावा मिला, तो इससे एक पूरे पाकिस्तान में डोमिनो इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका खमियाजा पश्तून इलाकों में, पश्तूनिस्तान में होगा, गिलगिट में शिया मुसलमानों में होगा, सिंधु देश में, सिंध घाटी में, सिंधु देश मूवमेंट में होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान आज की डेट में ये समझता है कि घूम फिर के वो केवल पंजाब के दायरे में रह जाएगा और उसके पास इसके सिवाय फिर कुछ नहीं बचेगा। इन तीन फैक्टर्स को यदि आप समझे तो अब आपको समझ आएगा कि बलूचिस्तान में इस समय पाकिस्तान क्यों इतना उतावला हो रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरी चीज़ पे देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो पूरा इलाका कंट्रोल करना चाहता है, उसको कंट्रोल अब वो कैसे कर रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर फ्रंटियर कोर, अपनी आर्मी का एक एलीट यूनिट वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। फ्रंटियर कोर में 60,000 ट्रूप्स पाकिस्तान ने वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर क्वेटा में है। क्वेटा कैंटोनमेंट जो है फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है। फ्रंटियर कोर ने एक आउटपोस्ट बनाया है, कोहलू करके जगह है उधर, और साथ में उसने गैरिसन बनाए हुए हैं तुर्बत में। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्वेटा जहाँ पर फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है, आउटपोस्ट फ्रंटियर कोर का कोहलू जहाँ से सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉर की गेम खेली जाती है, और अलग अलग प्रकार के गैरिसन और लॉजिस्टिकल डिपोज जो तुर्बत से बेसिकली पूरे मैनेज होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमें ये समझना है कि अगर आज पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान में हराना है और पाकिस्तान को ड्रेन करना है, तो ये तीन एरियाज क्वेटा, कोहलू और तुर्बत बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये करना क्यों है? क्योंकि जो बलूची लोग हैं वो आज ये चीज़ करना चाहते हैं। इस चीज़ को समझिए, किसी भी देश में जब एक सोसाइटी को हम देखते हैं तो सोसाइटी के अंदर दो तीन बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। सबसे पहला होता है सोसाइटी की आर्म्ड फोर्सेस। पंजाब डोमिनेटेड आर्म्ड फोर्सेस पूरे पाकिस्तान की आर्मी की एक आइडेंटिटी है। पंजाब डोमिनेटेड आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर पंजाबी डोमिनेशन इतना ज़्यादा है कि बाकी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर के प्रांत हैं वहाँ से किसी भी प्रकार के अधिकारी कभी रिक्रूट नहीं किए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो बलूची लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाहे हमारी पॉपुलेशन 6% हो, लेकिन 40% से ज़्यादा इलाका पाकिस्तान का हमारा है, और इस इलाके से 6% पॉपुलेशन को पहली बात तो आर्मी जैसे स्तंभ में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। इसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। दूसरा, पाकिस्तान के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पाकिस्तान के पब्लिक सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर बलूच लोग भी ये बात कहते हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस में हमारी रिप्रेजेंटेशन उस प्रकार की नहीं है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे जुडिशरी हो, वो चाहे पाकिस्तान की सिविल सर्विस हो, इन सारों में पंजाबी लोगों का, जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं, उनका दबदबा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में होता है कि उस सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज उस देश के सारे लोग मिल बांट कर एक इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मेटल्स, कोल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पाकिस्तान आज की डेट में रिसोर्स के तहत ये रिसोर्सेज का एक्सेस बलूच लोगों को नहीं देता। तो बलूच के लोग जो हैं वो पहली बात तो इन तीनों चीज़ों से डिप्राइव्ड है। और आज की डेट में पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, हर थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में इन तीन स्तंभों में लोगों को डिप्राइव करते हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो या पॉलिटिकल एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती ही होती है। और पाकिस्तान की ब्यूटी ये है कि उसने ये तीनों जगह पर फ्रस्ट्रेशन बलूची लोगों में खुद पैदा की है। और आज इसी चीज़ का फ़ायदा हमें है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर जब उसने ये बलूची लोगों को फ्रस्ट्रेट कर कर एलाइनेट किया, वहीं पर जब उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गठन किया तो बलूच लोगों से कंसल्टेशन भी नहीं करी। बलूच लोग ट्राइबल लोग हैं, ये सारे ट्राइबल लोग जो हैं अपने ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और इन लोगों की ज़मीन को फोर्सेबली छीना गया। इन लोगों की ज़मीन को फोर्सेबली छीना पाकिस्तान की आर्मी ने, और इस आर्मी ने जब छीना, आर्मी ने जाहिर सी बात है कि छीनने के दौरान ज़मीन में कब्जे भी करे, इलीगल तरीके से इसको कैप्चर भी करा, और सबसे बड़ी बात बहुत सारी करप्शन की डीड्स हैं आज की डेट में, जिसके तहत आर्मी के लोगों ने मिली भगत के तहत चाइना को ज़मीन सौंपी भी और कुछ ज़मीन खुद हड़पी भी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि बलूच लोगों का जो तीन स्तंभों में फ्रस्ट्रेशन था वो यहाँ पर सीपेक के कारण, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ज़मीनें ली गई, वो एक चौथा स्तंभ बन के खड़ा हो गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेटेड पॉपुलेशन थी, एलाइनेटेड पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार से अपने ग्रीवेंसेस को वेंट आउट करने का मौका नहीं दिया। और जब ग्रीवेंसेस को आपने वेंट आउट करने का मौका नहीं दिया तो आपने क्या रणनीति अपनाई? पाकिस्तान ने वहाँ पर लोगों को फोर्सेबली मारा, उनको फोर्सेबली अबडक्ट करके दूसरे जगहों पर ले जाकर टॉर्चर किया, पूरे मीडिया को ब्लैकआउट किया। और आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर बुगती एक ट्राइबल ग्रुप था, मर्री एक ट्राइबल ग्रुप था, इसके साथ साथ मेंगल एक ट्राइबल ग्रुप था, जो कि ट्राइबल्स हमेशा अलग अलग रहते थे। किसी भी ट्राइबल ग्रुप को किसी भी जगह पर अगर आप देखें तो वो हमेशा एकजुट होकर नहीं बल्कि अपनी ट्राइबल प्रैक्टिसेस के तहत अलग रहते हैं। आज पाकिस्तान की इन सारी कुकर्मों की वजह से बुगती हो, मारी हो, मेंगल हो, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स पहली बात तो एकजुट होने लग गए हैं। और इनके एकजुट होने से हमें बहुत फ़ायदा है। हमें फ़ायदा क्यों है? क्योंकि 1960 से ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स पहली बात तो पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतियां बनाकर, ग्रुप्स बनाकर उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो कि कोई एक ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी के तहत लड़ रहा था, कोई बलूच लिबरेशन फ्रंट के तहत लड़ रहा था, किसी ने यूनाइटेड बलूच आर्मी बना रखी थी, तो किसी ने बलूच रिपब्लिकन आर्मी बना रखी थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ये रणनीति रही जो अभी हमने देखी, इसके तहत सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलूच आर्मी और इसके साथ साथ बलूच रिपब्लिकन आर्मी सब एकजुट हो गए हैं। और हाल ही में 1 से 1.5 महीना पहले की खबर थी, जिसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाया था, कि आज बलूचिस्तान में एक ग्रुप बन चुका है, बलोच राजी आजोई सांगर। बलोच राजी आजोई सांगर जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे बलूची ग्रुप्स जो पाकिस्तान को ओपोज करते हैं वो पहली बात तो एकजुट हो गए हैं। दूसरी बात, क्योंकि बलूच राजी आजोई सांगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, इस ग्रुप के साथ एक ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जुड़ा है। अब आप सोच के देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अलकायदा का ऑफशूट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है, ये 2007 में बना था। ये 2007 में अलकायदा से टूटकर बना था। और ये 2007 में अलकायदा से टूटकर इसलिए बना था क्योंकि 2007 में पाकिस्तान की आर्मी के एक निर्णय के तहत पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका को जब ये बात बोली कि हम आपको अलकायदा के छिपे हुए लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी पूरी इंटेलिजेंस देंगे, इसके तहत अलकायदा पाकिस्तान से इतनी नाराज़ हुई कि उसने एक ब्रेकअवे फैक्शन बनाया जिसका नाम था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अलकायदा से निकली और आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान में सारे एक्स अलकायदा लोग हैं। ये लोग जो हैं आज पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा का प्रयोग किया, उसको धोखा दिया। इस रीज़न से इनका सबसे बड़ा एनिमी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और कोई नहीं बल्कि
आज पाकिस्तान आर्मी है। बलोच राजी आजोई सांगर प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों के कंबाइंड फोर्स को अगर आज की हम डेट में देखें तो ये दोनों के दोनों और कुछ नहीं बल्कि पहली बात तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक अग्रेसिव लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये जो बलोच राजी आजोई सांगर है, इनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस के तहत ट्रेन करने की आवश्यकता है। इनको आज की डेट में पाकिस्तान के खिलाफ प्रयोग करने की आवश्यकता है। कैसे प्रयोग करना है? सबसे पहले आज अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच राजी आजोई सांगर की कुछ गतिविधियों को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय होती है कि ये दोनों संगठन मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान की आर्मी को अपोज कर रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये आज पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर का जो हेडक्वार्टर क्वेटा में है, पहली बात तो उसको टारगेट करते हैं, ये उनके गैरिसन्स को टारगेट करते हैं, ये आज की डेट में उनके आउटपोस्ट्स को टारगेट करते हैं। इन्होंने हाल ही में पिछले कुछ चंद महीनों में M8 हाईवे जो है, जो ग्वादर से लेके पंजगुर हाईवे है, उसको जो कनेक्ट करता है उसको भी टारगेट किया। सिब्बी डेरा बुक्ती हाईवे जो है उसको टारगेट किया। क्वेटा से तफ्तन जो ईरान के बॉर्डर पर जगह है उसको टारगेट किया। आज बलूच राजी आजोई सांगर और साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है बिजनेस लाइक अप्रोच में ट्रेंड है। किस प्रकार की बिजनेस लाइक अप्रोच? ये आज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज करते हैं, ये अर्बन सैबोटाज का प्रयोग करते हैं, स्नाइपर ऑपरेशंस के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सीपेक के इंजीनियर्स को टारगेट करते हैं, चाइनीज नेशनल्स को टारगेट करते हैं। इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच राजी आजोई सांगर मिलकर पाकिस्तान के लिए एक प्रकार का जो गेम खेल रहे हैं उसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं मिलिट्री एट्रिशन। मिलिट्री एट्रिशन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। बलूचिस्तान में टीटीपी और बलोच राजी आजोई सांगर जो है ये ऐसा गेम खेल रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का प्रयोग करके बलूचिस्तान को होल्ड करना पड़ रहा है। और जितना सैबोटाज यहाँ पर ये दोनों संगठन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, उससे पाकिस्तान की मिलिट्री के कॉस्ट और बढ़ते रहेंगे बलूचिस्तान को होल्ड करने में। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के मिलिट्री बजट्स जो हैं और जो हो रहा है आज की डेट में वो ये है कि वो इतने ज़्यादा बलोच स्पेसिफिक हो रहे हैं कि बलूचिस्तान इतना रेस्ट्रिक्टिव हो गया है कि उसको कंट्रोल करना लिटरली नामुमकिन होता जा रहा है। तो मिलिट्री एट्रिशन के तहत उनका कॉस्ट एस्केलेट करो, मिलिट्री के लिए महंगा कर दो उसको कंट्रोल रखने के लिए। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक नेक काम कर रही है वो ये है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को टारगेट करके चीनी इंजीनियर्स और चीनी लोगों को मार रही है वहाँ पर। उसके तहत चाइना भी आज की डेट में पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेट होकर बार बार उसको बोल रहा है कि अपने मिलिट्री बजट्स को बढ़ाइए जिससे कि आप सीपेक को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो ये जो मिलिट्री एट्रिशन और कॉस्ट एस्केलेशन स्ट्रैटेजी टीटीपी और बलोच राजी आजोई सांगर के तहत अप्रोच की जा रही है, इसके तहत पहली बात एक मिलिट्री टू मिलिट्री आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। अब इसके सिवाय आज जब ये बलूच भाइयों ने भारत के लोगों से मदद मांगी तो भारत की सरकार को साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्रयोग करने की आवश्यकता है। सबसे पहले भारत को एक डिटेल्ड इंटेलिजेंस असेसमेंट्स बनाकर जितने भी आईएसआई के लोगों ने, पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने जो बलूचिस्तान के एरिया में इलीगली लैंड को ऑक्यूपाई करके, करप्शन के तहत लैंड ऑक्यूपाई करके चीन को दी है, उसको एक्सपोज किया जाए। वो सारी लैंड के जो डिटेल्स हैं वो आज अवेलेबल हैं, उनको एक्सपोज किया जाए जिससे कि पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक मैसेज पहुँचे, लोगों के अंदर एक मैसेज पहुँचे कि आपकी ज़मीनें हड़पी गई हैं और आपको यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ इस समय बलूचिस्तान में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम है गुल खान नसीर। ये एक लेखक है। इस लेखक को बैन किया गया है क्योंकि ये आज की डेट में ऐसी राइटिंग्स लिख रहा है जिसके तहत बलूच लोगों में एक अवेकनिंग पैदा हो रही है। ये पोएट्री लिखता है। इसकी पोएट्री को आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाना, गुल खान नसीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाके उसकी पोइट्री को एम्पलीफाई करना और सोशल मीडिया के तहत उसको घर घर तक पहुंचाना, ये भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करने की आवश्यकता है। तीसरा, भारत को इस समय इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं बलूचिस्तान में लोगों के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर और उनके ऊपर हुए गए जुल्मों के ऊपर, और इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को विश्व लेवल पर
अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों में पोर्ट्रे करे, और साथ ही में अलग अलग प्रकार की मीडिया कंपनियों में बलूच लोगों को और बलूच लीडर्स को एक स्पेस दी जाए जिसके तहत वो आएँ और पूरे भारत से लेके अन्य मीडिया हाउसेज में बलूचिस्तान में हो रहे सप्रेशन को वो उजागर करें। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में बार बार भारत को बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना चाहिए। यूरोपियन संघ के साथ मिलकर जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस बलूचिस्तान में हो रहे हैं उनको उजागर करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए भारत का एजेंडा कि पूरे विश्व में ये नैरेटिव फैलाए, एक नैरेटिव वॉर के तहत, कि आज पाकिस्तान अपने माइनॉरिटीज़ को, जो कि बलूची लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बदनामी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल लेवल पर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस के तहत तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच राजी अजोई सांगर का सहयोग, मीडिया में उनको स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपियन संघ में उनका उजागर करना, भारत के अंदर उनको साथ ही में बेसिकली साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के तहत, सोशल मीडिया के तहत उनके डॉक्यूमेंट्रीज, गाने, इन सब चीज़ों को उजागर करते हुए हमें ग्राउंड लेवल पर ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एट्रिशन, मिलिट्री का बजट ड्रेन होता रहे और अर्बन सैबोटाज के तहत सीपैक हार्म होता रहे। 2014 में जब पाकिस्तान ने सीपैक अनाउंस किया था, तब से लेकर आज 11 साल हो गए और मैं पिछले 11 साल से इस पॉइंट को कई बार बोल चुका हूँ, अपने इस चैनल के कई वीडियोस पे बोल चुका हूँ। सीपैक नहीं बनेगा, वो ना बना है और ना आगे बनेगा। इस चीज़ का अश्योरेंस तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है भारत को कि इन सारी रणनीतियों पे काम करते हुए बलूच भाइयों को हम लोगों को सपोर्ट करना है और बलूच भाइयों के साथ खड़े होते हुए उनको पाकिस्तान जैसे नापाक देश से आज़ादी दिलवाकर आगे बढ़ाना है। आई होप इस वीडियो के बाद बलूचिस्तान में हो रहे पूरे खेल के अंदर और भारत को आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।